चलिए देखिए, जो लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी पेक्युलिटी को समझिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। यहाँ से सवाल डेफिनेटली आता है मेंस के अंदर, और मेंस के अंदर यहाँ इस वाले पार्ट से सवाल पूछा जाएगा। आज लेक्चर जल्दी इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि देखिए सैटरडे जो होता है अभ्युत्थान में वो टेस्ट डे होता है। आज वीक में जो भी हम लोग सब्जेक्ट कवर करते हैं उसका टेस्ट होता है ऑन द सैटरडे। तो आज सैटरडे को मेरी लेक्चर्स नहीं होते, सैटरडे को सिर्फ टेस्ट के ही ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जो भी बाकी बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो आरजेएस क्रैश कोर्स हो या आरजेएस फाउंडेशन हो, उनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आज सैटरडे के दिन हम लोग रखते हैं। तो आज इस वजह से क्लास मेरे को जल्दी रखनी पड़ी। ठीक है सर, देखिए क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, हम आज वाले जो टॉपिक है हम उसको समझ लेते हैं। देखिए 61 to 75 पूरा आएगा, और अपार्ट फ्रॉम इट 85A, 85B, 85C, उसके साथ 88A, 89, 90 एंड 90A। ये पार्ट तो आज हम समझेंगे कि यहाँ से क्या मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम बर्डन ऑफ प्रूफ को आज देखेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ के जनरली बात करते हैं हम तो 101 से लेकर 114A तक के इसके टॉपिक्स होते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज वाली क्लास में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम उस वाले पार्ट को देखेंगे। ये पार्ट इसे इतना इंपॉर्टेंट है सर, चाहे वो कोई आरजेएस का मेंस हो चाहे वो एपीओ का मेंस हो, यहाँ से सवाल डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, और ये आएगा ही आएगा। मतलब ये पार्ट ऐसा होता है कि यहाँ इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो सवाल आएंगे ही आएंगे। अब देखिए इन्होंने 75 तक तो दिया, बट दे हैव स्किप्ड आउट द सेक्शन 80 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेक्शन को इन्होंने मिस कर दिया। तो सेक्शन 80 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इन्होंने खा लिया। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 80 को क्यों इन्होंने स्किप कर दिया, बट 80 इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब इन्होंने नहीं लिखा है तो हम भी इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब इस पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार सवाल लिखना स्टार्ट कीजिए। सवाल लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, हाउ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड। हाउ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड। हाउ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। There is a primary evidence, there is a secondary evidence। दो तरह से हम दस्तावेजों के अंतर्वस्तु को साबित करते हैं। ये दिया हुआ है सेक्शन 61 के अंदर। प्राइमरी एविडेंस के अंदर यू हैव टू राइट सेक्शन 62, 64, 62 और 64 आपको लिखना है। व्हेन यू राइट सेक्शन 62, इसके साथ में आपको सेक्शन 57 भी लिखना। सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी लिखना। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जहां पर मेजर चेंजेस हुए हैं, तो वो ये वाला पोर्शन है। और देखिए प्रोफेसर को भी चेक कर रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा एडिशनल कंटेंट देंगे। ये बाकी बच्चे इस पार्ट को स्किप करेंगे, लेकिन प्लीज आप इसको लिखिएगा। बाकी जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो इस बात को स्किप करेंगे, वो सिर्फ 62 के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन प्लीज आप एग्जाम में इसको भी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 नए एक्सप्लेनेशंस हैं, 4 एक्सप्लेनेशंस हैं जो यहाँ पर जोड़े गए हैं। 4 स्पष्टीकरण है जो यहाँ पर जोड़े गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जो नए जो चीज जोड़ी गई है। कम टू सेक्शन 57। देखिए ये सेक्शन 57 है, सेक्शन 57 है, और यही एविडेंस एक्ट के अंदर, यही प्रोविजन एविडेंस एक्ट के अंदर ये 62 है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम खोल रखा है, मैंने जो एक्ट निकाल रखा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो सर इन लोगों ने जो नई चीज ऐड करी है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 7। तो ये 4 इन्होंने प्रोविजन एडिशनल डाले हैं। तो प्लीज इस चीज को मेंशन कीजिएगा जब भी आप प्राइमरी एविडेंस को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोविजन ही हैं, इनको आप पासिंग रेफरेंस में भी लिखिएगा। उससे क्या होता है, आंसर की क्वालिटी और एक कंटेंट जो होता है वो अच्छा होता है, साउंड दिखता है। ठीक है, इसको भी प्लीज मेंशन कीजिएगा अपने आंसर्स के अंदर, जहां पर आप प्राइमरी एविडेंस समझा रहे हैं, जहां पर आप सेक्शन 62 बता रहे हैं। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्राइमरी एविडेंस समझा रहे हैं सेक्शन 62 के अंदर, तो सेक्शन 57 में ये 4 पॉइंट को भी जोड़िएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये 2-3 पॉइंट्स ऐड किए इन्होंने। ठीक है, इस चीज को मेंशन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट
अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इधर आता है सेक्शन 63, 65 एंड 66। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो सर 65 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। इस बार आरजीएस 2024 के मेंस में भी इसको पूछा इन्होंने। सेकेंडरी एविडेंस को कैसे साबित किया जाएगा, द्वितीयक साक्ष्य जो होते हैं, द्वितीयक साक्ष्य को आप कैसे साबित करोगे, तो प्लीज ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप प्राइमरी एविडेंस लिख रहे हो तो उसके साथ में सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो 4 नए एक्सप्लेनेशन जोड़े हैं, ये बहुत मेजर पार्ट है, मतलब ये बहुत मेजर क्रंच है, ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर आप आंसर को और बेहतर दिखाना चाहते हो तो यू हैव टू मेंशन दोस प्रोविजंस आल्सो। 65 की जो कंडीशंस हैं कि जहां जहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, उसको प्लीज याद रखिएगा, उसको प्लीज मेंशन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, देखिए मुझे आज बहुत सारा पढ़ाना है, आप ये समझिए कि ये जो क्लास है मैंने जल्दी भी इसलिए लगवा ली क्योंकि मेरे पास टाइम है। सवाल लिखिए, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, तो भाई एक दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा। लिखिए, लिखिए सवाल लिखिए, किसी दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा, किसी दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट, किस दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा। दस्तावेज को साबित अलग से करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को साबित अलग से करते हैं, ठीक है ना सर। तो इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बाय द पर्सन हिमसेल्फ, बाय द पर्सन हिमसेल्फ, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एविडेंस ऑफ दोज पर्सन हु हैज सीन द डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑफ दोज पर्सन हु हैज सीन द डॉक्यूमेंट, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जिन्होंने दस्तावेज को देखा है, उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जिन व्यक्तियों ने दस्तावेज को देखा है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सेक्शन 67 एंड 67 ए, सेक्शन पॉइंट नंबर 3 में लिखिए 67 एंड 67 ए। पॉइंट नंबर 4 में लिखिए 73 एंड 73 ए। पॉइंट नंबर 5 में लिखिए 47 एंड 47 ए। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, by the opinion of an expert, by the opinion of an expert, किसी विशेषज्ञ की राय से, किसी विशेषज्ञ की राय से, किसी विशेषज्ञ की राय से। ठीक है, एक सवाल यहाँ से और बनता है इस वाले पार्ट से। देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो सवाल है, आपने सोचा होगा सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आपने छोड़ ही दिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उसका सर्टिफिकेट ये सब छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इसको सवाल को करना कैसे होता है आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछते हैं तो अभी मैं क्लास के सबसे लास्ट में वही टॉपिक डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं बाकी टॉपिक्स को खत्म करूंगा, ठीक है ना। वो टॉपिक लंबा है अपने आप में, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं भी नहीं छेड़ रहा। देखिए हाउ द सेल डीड इज प्रूव्ड, हाउ द सेल डीड इज प्रूव्ड। अब इन्होंने ये इस टॉपिक को क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, ये सिलेबस का पार्ट है सर, 61 to 75 तो पूरा ही पार्ट है ना सर, तो इसके अंदर तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की चीजें आती है। अब ये पूरा जो चीज प्योरली सिविल है वो चीज उन्होंने डाली है, जो चीज क्रिमिनल है वो चीज उन्होंने हटा दी है। सेक्शन 80 को इन्होंने हटा दिया है, सेक्शन इन किसको रखा है आप बताइए, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, अभी इसको रखने की क्या जरूरत आ रही थी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत बेतुकी चीजें भी होती है आरटीसी में, बट ठीक है, जो उन्होंने सिलेबस दिया है मेरा काम उसके ऊपर कमेंटबाजी ना करके पढ़ाने का काम है। तो सर लिखिए प्लीज, दे कैन आस्क सर्टेनली दोस क्वेश्चंस आल्सो। देखिए आरपीएससी का मैं कुछ नहीं कह सकता, दे कैन आस्क एनीथिंग, उनका जो बस पड़ता है वो अपने आप लिख देते हैं। इसमें 68 लिखना, 69 लिखना, 70 लिखना और 71 लिखना, ये चारों सेक्शन इसमें लिखना, ठीक है। सवाल लिखिए, विक्रय विलेख को, विक्रय विलेख को कैसे साबित किया जाएगा, 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 ठीक है। डिफरेंसेस लिखिए, डिफरेंसेस लिखिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। हमेशा जब भी आप डिफरेंसेस लिखते हो तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और कॉपीज में भी मैंने रिमार्क दिया है, बच्चा क्या करता है, दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन, इसको परिभाषित किया गया है धारा 74 में, इसको परिभाषित किया गया डिफाइन इन सेक्शन 75। पहली बात तो डिफाइन नहीं किया हुआ है, दूसरी बात ये कि डिफरेंसेस में कभी भी ये मत दिया करो, ये सबसे फालतू तरीका है। डिफरेंसेस जब भी लिख रहे हो आप, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की कॉपीज में ये चीज, प्लीज थोड़ा सा मेच्योर बनिए और अच्छा कॉपी लिखिए। सेक्शन 74 यही लिखो, सेक्शन 75 यही लिखो,
फिर लिखो पहला, तुम्हारा डिफरेंस एक यही खत्म होना चाहिए, और डिफरेंसेस की कमी थोड़ी ना है जो तुम अननेसेसरी एक डिफरेंस बढ़ाए जा रहे हो धक्का देके। ठीक है, लिखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिखिए, इट्स ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 123, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 123, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 123, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 123 ये एक विशेषाधिकृत दस्तावेज है, ये एक विशेषाधिकृत दस्तावेज है धारा 123 के अंतर्गत, ये एक विशेषाधिकृत दस्तावेज है धारा 123 के अंतर्गत। दिस इज नॉट ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, ये कोई विशेषाधिकृत दस्तावेज नहीं है, ये कोई विशेषाधिकृत दस्तावेज नहीं है, ये कोई विशेषाधिकृत दस्तावेज नहीं है। लिखिए सर्टिफाइड कॉपी इज रिकॉग्नाइज्ड, सर्टिफाइड कॉपी इज रिकॉग्नाइज्ड, सर्टिफाइड कॉपी इज रिकॉग्नाइज्ड, प्रमाणित प्रति को मान्यता दी गई है, प्रमाणित प्रति को मान्यता दी गई है, प्रमाणित प्रति को मान्यता दी गई है। इधर लिखिए ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, केवल मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाएगा, केवल मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाएगा, केवल मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाएगा, ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, देयर इज ए कस्टडी ऑफ स्टेट, देयर इज ए कस्टडी ऑफ स्टेट, राज्य की अभिरक्षा, राज्य की अभिरक्षा में दस्तावेज रहेगा, राज्य की अभिरक्षा में दस्तावेज रहेगा, देयर इज ए कस्टडी ऑफ स्टेट, देयर इज ए कस्टडी ऑफ स्टेट। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, देयर इज ए कस्टडी ऑफ पर्सन, देयर इज ए कस्टडी ऑफ पर्सन, ये दस्तावेज व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा, ये दस्तावेज व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा, ये दस्तावेज व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर 4 में लिखिए देयर इज अ राइट टू इंस्पेक्ट, देयर इज अ राइट टू इंस्पेक्ट आफ्टर गिविंग प्रॉपर फी, देयर इज अ राइट टू इंस्पेक्ट आफ्टर गिविंग प्रॉपर फी। लिखिए लिखिए उचित शुल्क का संदाय करने के पश्चात, उचित शुल्क का संदाय करने के पश्चात, उचित शुल्क का संदाय करने के पश्चात निरीक्षण करने का अधिकार होगा, निरीक्षण करने का अधिकार होगा, निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इधर लिखिए नो राइट टू इंस्पेक्शन, नो राइट टू इंस्पेक्शन, नो राइट टू इंस्पेक्शन, नो राइट टू इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा, निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बाकी सेक्शन जो है सर 85A इनको लाइट लेना सर, ठीक है ना, 85B 85 86C सर, ये आरजीएस 2024 में मेंस में आया अभी, ठीक है ना, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड दोस क्वेश्चन, बट उन्होंने पूछा है तो प्लीज इसको लाइटली मत लेना। अपार्ट फ्रॉम इट जो सवाल यहाँ से बनता है वो है 88A 89 90 90A। अभी सवाल में ना सबसे जो ट्रिकी सवाल बनता है इस पूरे पार्ट से, जो कंसेप्चुअल सवाल बनता है वो बनता है सेक्शन 90 से। सेक्शन 90 में आ जाइए सर। 90 में ऐसा होता है, मैं कल एक सवाल दूंगा आप लोगों को 90 में। अब वो 90 में क्या होता है, देखिए ऐसा है, हम कहते हैं कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट हम मैं प्रिज्यूम करेंगे कि वो जेन्युइन है और सही है। मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट 28वें वर्ष में दिया गया है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट 28वें वर्ष में दिया गया है, मान लीजिए कोई दस्तावेज 28वें वर्ष में दिया गया है, इसकी जो उपधारणा है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा या न्यायालय उपधारणा कर सकेगा की बात करता है, ये मैं प्रिज्यूम की बात करता है कि डॉक्यूमेंट जो होगा वो 30 ईयर ओल्ड होगा, तो कोर्ट मैं प्रिज्यूम कि सो एंड सो कि ये जेन्युइन है, प्रॉपर कस्टडी से आया है। लेकिन मान लीजिए ट्रायल जब स्टार्ट हुआ तो ट्रायल के 28वें साल, मतलब डॉक्यूमेंट 28 साल पुराना था। डॉक्यूमेंट कब दिया, जब वो 28 साल पुराना था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड, जब इस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया गया, जब इस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड मतलब जब कोर्ट में केस के ऊपर चढ़ाया गया इस डॉक्यूमेंट को, तो वो चढ़ाया गया 31वें साल में, ठीक है ना, 31st ईयर में इसको चढ़ाया गया। तो क्या आप डॉक्यूमेंट को देखिए कोर्ट में प्रोड्यूस कब हो रहा है, 28वें साल में, लेकिन जब एविडेंस में ले रहे हैं आप उस टाइम तो डॉक्यूमेंट को 31 साल हो गए। तो सवाल ये था कि आप कब से काउंट करेंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करने से काउंट करेंगे 30 साल, या फिर आप जो काउंट करेंगे इसके प्रिजम्पशन के लिए, इसके उपधारणा के लिए, जब न्यायालय रिकॉर्ड के ऊपर या अभिलिखित करता है उसको साक्ष्य के रूप में, कब से काउंट करेंगे। तो आंसर क्या है इसका, जब न्यायालय साक्ष्य के रूप में उसको अभिलिखित करेगा। जब न्यायालय ने उसको साक्ष्य के रूप में अभिलिखित किया तभी क्या लगेगी सर, उसकी प्रिजम्पशन लागू होगी, तभी उसकी उपधारणा लगेगी, तभी उसको 30 साल पूरे हो जाएंगे। किसका नाम लिखिए, बाबू नंदन वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
इस वाले पेपर में तो मैं पूछूं नहीं पूछूं, लेकिन इसको मैं पूछूंगा जरूर, मेंस में पूछूंगा या कहीं पूछूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा इस सवाल को आपसे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? बताइए मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार सेक्शन 90 पढ़ लीजिए, आपके सामने खुला होगा सेक्शन 90, डायरेक्ट निकाल के आप बैठे होंगे। तो सेक्शन 90 बताइए, समझ में आया नहीं समझ में आया? कि उपधारणा कब से लगेगी? जब डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ट्रायल में जब दिया गया था तब वो 28 साल पुराना ही था, लेकिन जब रिकॉर्ड पे लिया गया तब वो 31 साल का हो चुका था, मतलब डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना हो चुका था, तो ही क्या होगा, ये प्रेजम्पशन रेज होगा। तो इस उपधारणा को आप न्यायालय के समक्ष रखोगे। समझ में आई ये बात? ठीक है, समझ में आया तो ओके। आगे चलिए, आगे चलिए प्लीज। किसका इसमें इसमें लिख लीजिए प्लीज, 2 लाइन में इसमें लिखवा भी देता हूँ, 2 लाइन इसमें लिखा भी देता हूँ। सवाल क्या था कि समय की संगणना, जो समय को हम काउंट करते हैं, रिकनिंग करते हैं, हम समय को जो गिनने की शुरुआत करते हैं, भाई 30 साल कब से? 30 साल पूरे हो गए दस्तावेज को, तभी तो ये उपधारणा आएगी। अगर 30 साल पूरे नहीं होंगे तो ये उपधारणा नहीं आएगी। लिखिए प्लीज इसमें, द डेट ऑफ रिकनिंग, द डेट ऑफ रिकनिंग, द डेट ऑफ रिकनिंग is the day, is the day when evidence is admissible. The date of reckoning is the day when evidence is admissible, when evidence is admissible, when evidence is admissible on the record, when evidence is admissible on the record. समय की गणना, समय की गणना उस दिन से की जाएगी, समय की गणना उस दिन से की जाएगी जब साक्ष्य को, जब साक्ष्य को अभिलेख पर, जब साक्ष्य को अभिलेख पर ग्राह्य किया गया हो, जब साक्ष्य को अभिलेख पर ग्राह्य किया गया हो, ग्राह्य किया गया हो, ग्राह्य किया गया हो। ठीक है ना? आ जाइए, अभी पूरा जो पार्ट है 91 92 नहीं आ रहा, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब जो रेस्ट पार्ट आता है अपना, वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो 101 से लेकर 114 ए तक। देखिए ये पार्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब आप ही समझ लीजिए कि किसी भी ऐसा कोई पार्ट नहीं इसको मैं बोलूं कि नहीं इसको छोड़ दीजिए, इट विल नॉट कम। सर्टेनली एवरी पार्ट, एवरी पोर्शन ऑफ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो अभी बहुत रिसेंट ट्रेंड में है, और बहुत रिसेंट ट्रेंड में है, और जहां से सवाल पूछा जाने की संभावना प्रबल है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब 113 ए, 113 बी, सर वो तो हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक नहीं, और वो हमेशा से अच्छे टॉपिक रहेंगे। 113 ए है, 113 बी है, 114 है, 114 ए है, दे आर ऑलवेज वंडरफुल टॉपिक्स। इसमें तो हमेशा सवाल आता ही आता है। इसमें तो मतलब ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूं कि 101 पढ़ लो, 102 मत पढ़ो, 103 पढ़ लो, 104 मत पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ये पार्ट ऐसा है कि यहाँ से मेंस का सवाल एक ना एक आएगा ही, अगर इस सवाल से पार्ट उठाए तो प्लीज इन सेक्शंस को अच्छे से करके जाइएगा। केस लॉस आर मैंडेटरी, केस लॉस आर मैंडेटरी, हर जगह तरफ केस लॉस लिखिएगा। इस पार्ट में इतने सारे केसेस हैं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में कि मैं सारे केसेस आपको लिखाऊं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि 101 के भी केसेस हैं, 102 में केसेस हैं, 103 में केसेस हैं, 104, 105, 106, 107, इवन हर प्रोविजन में से केसेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो केसेस आप लिख लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ का वो है 112, 112। इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए इंग्लिश समझ में आ रही है आप लोगों को? आप इंग्लिश की जो क्लासेस ले रहे हैं, इंग्लिश वाले सर का समझ में आ रहा है? बताइए मुझे, इंग्लिश समझ में आ रही है? देखिए मेंस के हिसाब से मैं अब जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा हमारा जो अप्रैल का शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं लैंग्वेज के पेपर भी स्टार्ट कर दूंगा। बताइए मुझे, इंग्लिश की कोई क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे? इंग्लिश समझ में आ रही है सर की? ठीक है, नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ ठीक है। नहीं अच्छा पढ़ाते तभी तो, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए आई ऑलवेज बिलीव ऑन यंग ब्लड, मुझे हमेशा यंग लोग ही चाहिए पढ़ाने के लिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम जो भी फैकल्टी लेके आए अभिधान लॉ अकेडमी में वो सब बेस्ट हो, और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हम लोग रिक्रूट करते हैं। ठीक है सर। 112 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये। अब ये पुराने केसेस हो गए, गौतम कुंडू, एनडी तिवारी, सेतु पालिनी, ये सब पुराने जजमेंट के टॉपिक है सर। अब ट्रेंड बदल रहा है, और ट्रेंड जब बदल रहा है तो केसेस भी बदल रहे हैं, ठीक है ना सर? ट्रेंड बदल रहा है, केसेस बदल रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउ चेंजिंग वेरी फास्ट। तो 112 में केसेस हम समझते हैं कि 112 के क्या जजमेंट्स हैं और क्या केसेस हैं 112 में।
सेक्शन 112, ठीक है ना सर। 112 में जो प्रोविजन है वो आप लोग लिख देंगे, लेकिन मैं आपके साथ केसेस डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वांट टू डिस्कस फ्यू केसेस विद यू, ठीक है। शुरुआत होती है गौतम कुंडू से। शुरुआत कहाँ से होती है? गौतम कुंडू से। गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी 2025 का जजमेंट भी आया है इसमें, एक मैंने रिसेंटली ग्रुप में शेयर किया था, मैं उसको भी लिखाऊंगा। लिखिए इसमें, लिखिए गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में लिखिए, देयर इज अ राइट टू प्रिवेसी, देयर इज अ राइट टू प्रिवेसी under section article 21, under section sorry under article 21, there is a right to privacy under article 21। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है। and therefore he is protected, therefore he is protected, therefore he is protected, therefore he is protected, इसलिए उसे संरक्षित किया गया है, इसलिए उसे संरक्षित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इट आर्टिकल 20 क्लोज 3, आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, भी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए निश्चित करता है। आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन also prohibits a person to give evidence, a person to give evidence against himself, against himself, against himself, against himself. Therefore, the court cannot compel, therefore the court cannot compel to give DNA sample, therefore the court cannot compel to give DNA sample। इसलिए न्यायालय डीएनए परीक्षण के लिए, इसलिए न्यायालय डीएनए परीक्षण के लिए विवश नहीं कर सकता, इसलिए न्यायालय डीएनए परीक्षण के लिए विवश नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे पूरी स्टार्ट ही हो जाती है। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आज कि कैसे 112 इमर्ज हुआ, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले गौतम कुंडू में कोर्ट ने मना ही कर दिया। देखिए आज तो आर्टिकल 21 में उसके पास राइट टू प्रिवेसी है, प्लस 20(3) में वो खुद के अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं दे सकता, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे थी। उसके बाद में केस आया बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता। इसके बाद जो केस आता है वो होता है बनारसी दास वर्सेस टीकू दत्ता। ये 2005 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। लिखिए इसमें, the court has discretion to order samples, the court has discretions to order samples for DNA test in civil cases also, न्यायालय के पास ये विवेकाधिकार होगा कि वह सिविल मामलों में भी डीएनए परीक्षण के लिए आदेश दे सकते हैं। इसके बाद केस आता है एनडी तिवारी का। नारायण दत्त तिवारी वर्सेस रोहित शेखर। इसे 2012 सुप्रीम कोर्ट। एनडी तिवारी में क्या होता है सर, सेक्शन 34 की बात होती है और सेक्शन 38 की बात होती है। ये सारे आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। 34 डिक्लेरेशन की बात करता है और 38 मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है, ठीक है ना। उसका केस जो फाइल किया था कि भाई डिक्लेयर करने के लिए किया था, डिक्लेरेशन के लिए था ये केस, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया था तो नारायण दत्त तिवारी was the appellant in that matter। वो आप एक अपील करता के रूप में गए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में रोहित शेखर ने केस फाइल किया था, ठीक है सर। ये तो हुए पुराने ट्रेंड के केसेस। अब नए ट्रेंड के केसेस क्या आ रहे हैं उसको सुनिएगा।
अब जो नए ट्रेंड के केसेस आए वो ये आए कि सर क्या डीएनए के लिए सेम, देखो सवाल ये था, क्वेश्चन ये था सबके सामने कि जो 112 का प्रेजम्पशन है, 112 की जो उपधारणा है, हम जो उपधारणा करते हैं धारा 112 में, जो प्रेजम्पशन है सेक्शन 112 का, क्या हम इसको रिबट कर सकते हैं, क्या हम इसका खंडन कर सकते हैं, क्या हम इसको रिबट कर सकते हैं, क्या हम इसको खंडन कर सकते हैं, क्या हम इसको खंडित किया जा सकता है, क्या खंडित कर सकते हैं, क्या ट्रुथ या डीएनए सैंपल या ट्रुथ 112 को खंडित कर पाएंगे? क्या आप ट्रुथ से या फिर डीएनए सैंपल से इसको रिबट कर सकते हो, रिबट कर सकते हो? क्योंकि देखिए 112 में खुद में एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर आपको 112 को पलटना है तो इसमें खुद का एक अपवाद दिया हुआ है कि देयर वाज नो एक्सेस। क्या साबित करना है कि पक्षकार के मध्य कोई संबंध नहीं था, ठीक है ना सर, देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बिगोटन। लेकिन पार्टी ये चीज को प्रूव नहीं कर पा रही है, एक्सेस तो था, तो क्या डीएनए सैंपल के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है? क्या डीएनए सैंपल से आप 112 को खत्म कर सकते हो? देखिए 112 का अपना उद्देश्य है, 112 का उद्देश्य क्या है कि बच्चे को व्यक्तित्व उसका कायम रखना, उसकी पैटर्निटी को प्रोटेक्ट करना, उसको समाज में बास्टर्डाइजेशन से बचाना, उसको समाज में अनाथ होने से बचाना। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पिता विहीन नहीं करना, ठीक है ना सर। तो ये इसका पूरा उद्देश्य रहता है। अगर आप ट्रुथ दिखाओगे, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ डीएनए सैंपल लेके आओगे, तो फिर 112 में उसको वो पितृत्वहीन हो जाएगा, देयर विल बी नो पैटर्निटी टू हिम। तो अब ये चीज को डिस्कशन में था, क्या 112 को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या उसको साइंटिफिक एविडेंसेस खत्म कर रहे हैं? ये पूरा सिनेरियो था। और ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है जो अभी आज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 2025 का जजमेंट है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। 2025 का एक रिसेंटली एक जजमेंट आया, केस का नाम था इवान रथिनम वर्सेस मिलन जोसेफ। मैं अभी केस भी लिखवा दूंगा आप लोगों को। यहाँ से ट्रेंड समझने स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ट्रेंड को समझने स्टार्ट कीजिए, और एक सीरीज ऑफ केसेस है जो आप लिखिए। सबसे पहले जजमेंट आया भवानी प्रसाद जैना, भवानी प्रसाद जैना वर्सेस कन्वेनर सेक्रेटरी उड़ीसा स्टेट वुमेन कमीशन, उड़ीसा स्टेट वुमेन कमीशन, भवानी प्रसाद जैना वर्सेस कन्वेनर सेक्रेटरी, उड़ीसा स्टेट वुमेन कमीशन। 2010 का जजमेंट था सर ये, इट वाज जजमेंट 2010 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में होता क्या है वो लिखिए क्या बोला इस केस के अंदर, लिखिए द डीएनए टेस्ट कैन नॉट रिबट the conclusive presumption, DNA test cannot rebut the conclusive presumption of section 112. The DNA test cannot rebut the conclusive presumption of section 112. डीएनए परीक्षण द्वारा धारा 112 की डीएनए परीक्षण द्वारा धारा 112 की निश्चायक सबूत की उपधारणा को खंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो जजमेंट आया वो कॉन्ट्रेरी अलग चल रहा था। किसका नाम लिखिए, नंदलाल वासुदेव बड़वायक। नंदलाल वासुदेव बड़वायक वर्सेस लता नंदलाल बड़वायक। तो 14 का था शायद जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट। लिखिए प्लीज इसमें नंदलाल वासुदेव बड़वायक वर्सेस लता नंदलाल बड़वायक। लिखिए इसमें DNA test can be used for rebutting conclusive proof. The DNA test can be used for rebutting conclusive proof. लिखिए डीएनए परीक्षण द्वारा निश्चायक सबूत की उपधारणा को खंडित किया जा सकता है।
अगला केस का नाम लिखिए। यहां तक सब ठीक चल रहा था सर, इसने कुछ अलग बोल दिया, जजमेंट आया इवान, ये 2025 का जजमेंट है, इवान रथिनम, इवान रथिनम वर्सेस मिलन जोसेफ, वर्सेस मिलन जोसेफ 2025 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए प्लीज इसमें, लिखिए प्लीज इसमें, presumption that presumption that presumption that husband is the father of child, husband is the father of child, ये धारणा की, ये धारणा की, ये धारणा की पति विवाह के दौरान, ये धारणा की पति विवाह के दौरान जन्मे बच्चे का पिता है, ये धारणा की पति विवाह के दौरान जन्मे बच्चे का पिता है। presumption that husband is the father of child, husband is the father of child, born during marriage, born during marriage, born during marriage, born during marriage, not displaced, not displaced, not displaced, not displaced, not displaced, जन्मे बच्चे का पिता है, कोमा, पत्नी के किसी, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी विस्थापित नहीं होगा, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी विस्थापित नहीं होगा, पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होने पर भी विस्थापित नहीं होगा, विस्थापित नहीं होगा। चाइल्ड born during marriage, not displaced, not displaced, not displaced, even if wife had, even if wife had relations with another man, even if wife had relations with another man, relations with another man, मतलब कहना क्या मतलब था, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, अब हस्बैंड एविडेंसेस दे रहा है कि मेरी वाइफ का एक्स या वाई से अफेयर चल रहा है, और हस्बैंड ये कह रहा है कि जो बच्चा हमें हुआ है ये बच्चा मेरा नहीं है। हस्बैंड ये कहने की कोशिश कर रहा है वहां पर कि देखिए, वो कंक्लूसिव एविडेंसेस दिखा रहा है, निश्चयक सबूत दिखा रहा है वहां पर कि देखिए इसका अफेयर है एक्स या वाई के साथ में, और ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि फिर भी ये किसका बच्चा रहेगा, ये आप ही का बच्चा रहेगा। क्यों रहेगा ये आपका, हम इसको आप ही का सन क्यों मानेंगे, क्योंकि ये एक प्रिजम्पशन है सेक्शन 112 का, 112 का प्रिजम्पशन है और इसी के अकॉर्डिंग कोर्ट काम करेगी। दूसरी बात ये, कोर्ट ने भी बोला है जजमेंट के अंदर कि अगर आपको प्रूव करना है कि आपका बच्चा नहीं है तो एक्सेस को, कि आप ये साबित करो कि आपका एक्सेस नहीं था, और ये बहुत डिफिकल्ट चीज है एक्सेस को प्रूव करना, ठीक है ना सर। एक पति है रोज सुबह 6 बजे जाता है काम पर, रात को आता है 8-9 बजे, तो अब ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका एक्सेस नहीं है, एक्सेस है, लेकिन बाकी लोगों को भी तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू हैविंग इंटरकोर्स। सो द थिंग इज, ये चीज बहुत ज्यादा इस कोर्ट, अभी जो जजमेंट है, इस जजमेंट का मेरे को बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए गुड जजमेंट, बट ठीक है, जो बोला है वो आप लिख दीजिएगा। अब सिर्फ अलग लोगों से रिलेशनशिप रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसका अफेयर था। एक लिखिए प्लीज, इसमें लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इसके जो एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, इसके अपवाद अगर पूछे जाए आपसे, there are multiple exceptions to it, but the thing is, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, वो एक्सेस की बात वाले आप बात उसमें लिख सकते हो। उसमें एक मैक्सिम है, उसमें मैक्सिम है जुरिस एट द ज्यूरी। मैक्सिम क्या है, जुरिस एट द ज्यूरी। अब जुरिस एट द ज्यूरी की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब लिखिए ऑफ लॉ एंड फ्रॉम लॉ। इसका मतलब होता है ऑफ लॉ एंड फ्रॉम लॉ, ऑफ लॉ एंड फ्रॉम लॉ। इसका मतलब होता है कानून का और कानून से, इसका मतलब होता है कानून का और कानून से। एक और मैक्सिम है सर इसमें, इसी प्रोविजन में एक और मैक्सिम है, सैम्पर, मैं लिख देता हूं मैक्सिम,
थोड़ी सी बड़ी मैक्सिम है। मैक्सिम में सर गूगल से लिखवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि नोट्स में, बुक्स में स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। लिखिए, इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब लिखिए। The law always presume in favor of the marriage. The law always presume in the favor of marriage. The law always presume in the favor of marriage. विधि 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 हमेशा विवाह के पक्ष में अनुमान लगाती है। विधि हमेशा विवाह के पक्ष में अनुमान लगाती है। विधि हमेशा विवाह के पक्ष में अनुमान लगाती है। अब जो अगर आप ये मैक्सिम समझोगे तब आपको पता लगेगा कि जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने इवन रथिनम के अंदर, अब इवान रथिनम के जजमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो हमेशा ये सोचता है कि बच्चा उसी का है। ऑल्दो ये साबित कर रहा है कि वाइफ के अफेयर्स हैं, पर वाइफ के अफेयर्स होने से बच्चा उसका होगा ये तो ये चीज साबित नहीं होती ना सर। अगर आपको बताना है तो नो एक्सेस बताइए कि भाई एक्सेस नहीं था पार्टी का, ठीक है ना सर। सो ये हुआ यहां तक कंप्लीट। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन डालिए प्लीज। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? व्हाट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? व्हाट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता क्या है? व्हाट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, उसको बच्चे अच्छे से क्यों नहीं लिख पाते? इसका आंसर सिंपल सा है सर, उसको रटोगे तो कभी लिखने में नहीं आएगा। अगर आप इसको रट्टा मार के लिखोगे तो कभी भी आप उस प्रोविजन को कभी पहुंच नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सर। ये सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा 21T ऑफ आईटी एक्ट 2000। सबसे पहले आप ये समझाइए कि इलेक्ट्रॉनिक जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ये 21T में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? सबसे पहले आप समझाइए डेफिनेशन किसकी, 21T में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। ये क्या डेफिनेशन है? अगर आप इसकी डेफिनेशन निकालो, एक बार 21T निकाल लेता हूं सर। एक बार 21T पे आ जाइए। एक बार 21T आईटी देख लेते हैं सर, क्या बोलता है 21T। और 21T से ही सर ये पूरा टॉपिक समझ में आता है। तो 21T समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। लुक एट द 21T। चलिए अब 21T समझिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड, साउंड, यहां तक समझिए सर। क्या क्या होता है? चार चीज होती है सर, डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड। ये चार चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जब आप इस चीज को या तो रिसीव करोगे या फिर सेंड करोगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर माइक्रोफिल्म में, या फिर कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किस किस को सर? डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड। इमेज, साउंड, कोई भी रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, जिसको आप क्या कर रहे हो सर? रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप उसको सेव कर रहे हो, माइक्रोफिल्म में अगर आप उसको सेव कर रहे हो, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर में उसको सेव कर रहे हो। जैसे कोई फोटो है आपने पेन ड्राइव में दी, कोई भी वीडियो है जो आपने पेन ड्राइव में दिया, इसको आपने, कोई भी साउंड है, कोई भी इमेज है जो आपने क्या किया? रिसीव किया या सेंड किया, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम बेसिक अगर आप समझोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसके बारे में बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर।